नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने विनोद। शराब पीने से मना किया तो पुलिस से ही उलझे युवक, हुई मारपीट। मामले के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, पीड़िता ने की एसएसपी से मुलाकात। अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्राधिकरण ने की कार्यवाही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूका। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। रामनगर में स्थित युद्ध स्तर पर चल रहा मां गर्जिया देवी के टीले का जीर्णोद्धार कार्य। हल्द्वानी विधायक सुमित्रा देश ने उठाया राज्य की बीजेपी सरकार पर सवाल। रामनगर में पुलिस ने चलाया धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान। फलपट्टी क्षेत्र कहे जाने वाले रामनगर में आमों की बहार, बगीचों की डालियां फलों से लदलद। रामनगर में प्रशासन की टीम ने 6 रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए ठोका 47 लाख का जुर्माना। दौलचीरा पुलिस ने अवैध शराब समेत दुकानदार को किया गिरफ्तार। चोरी की घटना के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने किया कोतवाली का घेराव। रामनगर में तेज बारिश के बाद फाटू पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए किया बंद। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। 85 लाख की स्मैक के साथ 4 शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पंचायत सभागार में विनोद कुमार की अध्यक्षता एवं जीवन ओली के संचालन में फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद चंपावत का 10वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें विनोद कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष एवं जीवन चंद ओली को निर्विरोध महामंत्री चयनित किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल, नगर पालिका चंपावत के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रियल कार्मिक सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है, उसकी समस्याओं के निवारण के लिए पदाधिकारियों के साथ त्रैमासिक बैठक की जाएगी। आज हुए इस अधिवेशन में मुझे तीसरी बार महामंत्री पद का उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं कर्मचारी हितों की भावनाओं को रखते हुए इस संगठन की मजबूती हेतु अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। कर्मचारियों की जो भी लंबित प्रकरण हैं उनको प्रत्येक प्लेटफार्म में उठा करके उनका त्वरित गति से निदान कराना ही हमारा लक्ष्य होगा। हम कर्मचारियों के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अब आर और पार का संघर्ष। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने युवकों को सड़क पर शराब पीने से मना किया तो शराब पी रहे लोग पुलिस से ही उलझ गए। इस दौरान पुलिस और शराब पी रहे लोगों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कल देर रात की घटना है। इसमें कुछ लोग जो है मदिरा का सेवन कर रहे थे गांधी पार्क के बैक साइड में। तो पुलिस ने जब वो अपनी कार्रवाई कर रही थी पुलिस, तो उस कार्रवाई के दौरान उन्होंने पुलिस के कार्य में बाधा डाली और उनके साथ पुलिस के साथ उन्होंने फिजिकल मतलब असॉल्ट भी किया उन्होंने। तो उसके क्रम में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उस संगत धाराओं में उसने अभियोग पंजीकृत किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। भाजपा नेता के द्वारा अपनी दूर की मामी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता का कहना है कि 1 हफ्ते से अधिक बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते आरोपी और उसके परिजन पीड़िता को धमका रहे हैं और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की गई और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत धमकाया, फिर हाँ पुलिस वाले ने मुझे बहुत धमकाया। फिर इसलिए जो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कहा सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी, एक लेडीज थोड़ी ना झूठ बोलेगी। अगर मजबूरी नहीं होता तो मैं नहीं आती। बहुत मजबूरी हो गई। ये 7 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। 7 साल से? जी सर। तो अब फिर मैं आई, मतलब अपने पति को सारी बात बताया तो वो थाना लेके आया, चल रिपोर्ट करके आते हैं। जब मैं थाना आई तो पुलिस वाले ने हमें धमकी दिया जो वो गलत नहीं है, तुम गलत हो। क्योंकि मुझे पता था वो नेता है, बीजेपी के नेता बोलता है, अब मैं वकील मुझे कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि सर उसके पास वीडियो भी है। उस वीडियो की वजह से मुझे हमेशा जलील करते रहा है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल करता रहता है। किचा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप में काटी गई कॉलोनी किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। कॉलोनी से किए गए निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं विद्युत विभाग द्वारा 9 विद्युत कनेक्शन को काटकर मीटर उतार लिए गए। कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी प्रशासन टीम ने तोड़ दिया है। बता दें कि तहसील क्षेत्र में कॉलोनाइजर की ओर से कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने सर्वेक्षण कर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए 2 बातें हैं। पर्टिकुलर कनेक्शन की बात होती है, मकान बनने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा।
जब हम भी उनसे यही कह रहे हैं कि जब हमने कॉलोनी का चालान कर दिया, उसको इलीगल हमने चीज़ें घोषित कर दी, तो जो चीज़ इलीगल घोषित हो गई है उसमें अपने कानूनों को देख करके समाधान निकाले ना, कि उसमें जो चीज़ इलीगल कही जा रही है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल किया जा रहा है, जब कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है तो फिर बाकी प्रावधान कैसे लीगल हो सकते हैं। तो अभी बिजली विभाग के लोग भी थे, अब उनको भी अपना नियम पढ़ना चाहिए और कनेक्शन देने के पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज करते हैं, क्या क्या अभिलेख देखते हैं, कौन से लैंड के कागज़ क्या देखते हैं, मकान कागज़ क्या देखते हैं। मकान के कागज़ उनके पास है नहीं और फिर आप राइट की बात कर देते हो। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में हम बता रहे हैं कि मास्टर प्लान है, यहाँ मानचित्र स्वीकृत बिना निर्माण नहीं हो सकता है, तो कम से कम आप मकान का कागज़ मांग लीजिए, वहीं क्लियर हो जाएगा कोई वैध या अवैध है। एक चिंता का विषय ये है कि जो सरकारी ज़मीनों पर बने हुए निर्माण हैं उनमें भी बिजली पानी के कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी एक रोल बैक करने का विषय, चिंता करने का विषय है कि जहाँ सरकारी ज़मीन पर बने हुए मकान हैं, अवैध विकास किया गया, अवैध कब्जा किया गया और कब्जे किए जा रहे हैं, उस पर भी बिजली पानी कनेक्शन दे दिए जा रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। तो आगामी जो भी बैठक होगी उसमें सारे मुद्दे प्राथमिकता से उठाए जाएंगे, तो इनका कोई ना कोई बेहतर समाधान निकाला जाए ताकि राज्य की जमीनों को संरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड में लगातार महिला अपराधों को देखते हुए उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा सरकार का पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों का कहना था कि प्रदेश में लगातार भाजपा के नेता और पदाधिकारियों के द्वारा महिलाओं से दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बीते दिनों पतनगर थाना अध्यक्ष की युवती से अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में रक्षा की भक्षक बन गए हैं। उन्होंने कहा, अगर इसके बाद भी सरकार महिला अपराधों पर लगाम नहीं लगाएगी तो इस आंदोलन को सड़क से सदन तक पहुंचाया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखो, हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, इसको कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कर रही है। इनकी सरकार को 2 साल हो गए और आप बलात्कार की आप लिस्ट देखो, पूरी फेयर लिस्ट मेरे पास है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज तक खुलासा नहीं हुआ, हेमा नेगी हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, अभी ताजा हरिद्वार में भादराबाद में 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या। ज़्यादातर सरकार में जो लोग हैं वो इसके पीछे शामिल हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है और देख रही है। यही सरकार कहती थी कि लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बचाओ, और आज इनका ये असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज तय किया है, सारे जिला मुख्यालयों पे कांग्रेस पार्टी आज इस सरकार का पुतला फूंक रही है। जो ये सरकार कहती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है, और महिलाएं हमारे प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इनके नेताओं का तो हाथ था ही था, अब अधिकारी भी ये काम करने लग गए हैं। जिस तरीके से पतनगर का मामला भी आपके सामने आया, उस बेचारी मासूम लड़की के साथ एसओएस को मिलने को कह रहा है और गाड़ी में बैठने को कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये प्रशासन देख के मुंह बूंद के बैठा हुआ है। कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। पूरे प्रदेश की व्यवस्था सारी पटरी से उतर चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। महिलाओं का उत्पीड़न भाजपा के नेताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। इतनी हवस बढ़ चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। देवभूमि को कलंकित करने में भाजपा के नेताओं ने जो हाल किया है, महिलाओं के उत्पीड़न में, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, अर्पिता आर्या कांड हो, और कई महिलाएं हैं, पिंकी हत्याकांड है, बहुत सारी प्रदेश के अंदर जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जो भाजपा नेताओं की हवस का शिकार बनी है, उन महिलाओं को उनके घरों से पूछ के देखिए। आज प्रदेश में देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। अब तो यहां तक स्थिति आ चुकी है कि पुलिस प्रशासन के लोग भी इनका देखा देखी उस काम में मशगूल हो गए हैं। कल पंतनगर थाने का एसओ किस प्रकार से एक लड़की को अपने जाल में फंसा रहा है, सबने देखा। शर्म आनी चाहिए इस देवभूमि को कलंकित करने के लिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कल रुद्रपुर के अंदर गोली कांड हुआ, रुद्रपुर के अंदर दिन दहाड़े एक युवा कांग्रेस नेता को गोली चलाई जाती है। तो ये हालात है, ये हालात है। एसएसपी अपने मस्त है, पुलिस प्रशासन अपने में मस्त है, कोई कानून व्यवस्था उधम सिंह नगर में नहीं बची है। उत्तराखंड में यही वहां हाल है। रुद्रपुर की अगर आप बात करें, आप अखबार उठा के देखिए, रोज डेली हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न, महिला गोलीकांड, ये सारा उधम सिंह नगर में चल रहा है और पुलिस मूक दर्शक बने तमाशा देख रही। प्रदेश भर में मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो किसानों को बारिश से बेहद लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जगह जगह किसान धान बुआई कर रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लगता है कि जैसे अभी मौसम बदला है, वन्य जीव में
जो भी प्राणी या जंतु प्यासे थे उनको भी राहत मिली है। किसानों के लिए गन्ने का जो सूखना था, धानों की फसल सूख रही थी, उसमें भी पानी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और किसान बहुत खुश हैं। इसलिए धान की रुपाई भी चालू हो चुकी है। और सबसे ज़्यादातर ये है कि जो गर्मी से की राहत हमको बहुत ज़्यादा मिली है बारिश होने के ऊपर। जाहिद हुसैन, बहुत परेशानी थी गर्मी की, बहुत गर्मी का मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा था और आज इतनी खुशहाली हुई, चेहरे भी खिल उठे। हमारे किसान भाइयों की फसलें सूखने के कगार पे थी, आज फसलों में बहुत पानी है और चेहरे खिल उठे हमारे किसान भाइयों के और आम पब्लिक के और जसपुर की पब्लिक के और हर देश के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की खेती हो और पब्लिक का फ़ायदा हो। जनता को बहुत राहत मिली गर्मी से, चेहरे खिल उठे पूरी। नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर को 10 मई से लेकर 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। ये निर्णय स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने लिया है क्योंकि प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है। साल 2010 में आई बाढ़ आपदा के चलते मंदिर के टीले में दरारें आ गई थी, जिसके बाद से लगातार ये दरारें बढ़ रही थी। इससे जहां एक और माता के मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया था, तो वहीं मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता था। मंदिर के पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि मंदिर व कार्य संस्था द्वारा युद्ध स्तर पर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर को 18 मई से 30 जून तक के लिए दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि 30 जून तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जय माता दी। आज जो विगत मंदिर में जो दरारें आई थी, वो दरारों को भरने का काम तो लगभग हो चुका है। यहाँ पे वाइट रेटिंग हुई है, अभी ऊपर जैकेटिंग हुई है, वाइट जैकेटिंग। तो लगभग जो काम हमें मिला था अभी उसका लगभग यहाँ पे 10% काम हुआ है, क्योंकि अभी इतना टाइम था ही नहीं। 1 महीना हमें मिला यहाँ काम करने को और 1 महीने में 1-1.5 महीने में ये ऊपर वायर जैकेटिंग का काम है ये पूरा हो गया, जिससे कि मंदिर को बहुत मजबूती मिल गई है और जिससे कि बाढ़ वगैरह में अगर आ भी जाए यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई खतरा मंदिर को यहाँ पे अब नहीं हो पाएगा। और शेष जो काम बचा हुआ है, ये नीचे ब्लॉक बनने हैं, वायर ब्लॉक है, तो ये लगभग अक्टूबर से काम, ये बरसातों के बाद ये काम शुरू होगा और लगभग 8-9 महीने तक ये काम लगातार 8-9 महीने में काम पूरा हो जाएगा। मंदिर दर्शन कब किए जाएंगे? जी हाँ, कोशिश ये है कि 1 तारीख से माँ भगवती के दरबार सभी श्रद्धालुओं को दर्शन होने लग जाएंगे और सुचारू रूप से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी जैसे पहले होती आई है। आजकल तो सिर्फ सुबह और शाम सिर्फ माँ भगवती के दौरान भोग वगैरह लगता है, पूजा होती है और 1 तारीख से संभवतः माता के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पुनः खुल जाएंगे। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही त्वरित काम किया है। उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसे उन्होंने पूरा किया और शीघ्र ही बरसातों से पहले माँ भगवती के दरबार में जो भी सुरक्षा कार्य थे पूरे करवाए। और हम गिरजा मंदिर परिवार की तरफ से, समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और साथ में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सांसद प्रतिनिधि रावत जी का, जिन्होंने इसमें हमारा पूर्ण सहयोग दिया और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने में हमारी पूरी मदद करी। जय माता दी। जय माता दी। मैं नानागोता से आया पड़ा हूँ और ये माता के दरबार पे यहाँ पे काम हो रहा है। हम अपनी स्वयं इच्छा से 10-12 यानी 10-9 घंटे जो भी है वो कार्य कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें भी सुना लग रहा है कि माता के दरबार में जो है चहल पहल नहीं हो रही है। हमारे जो भी है बंदे हैं, वर्कर हैं, जो बेचारे अपनी स्वयं इच्छा से यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है वो 9 घंटे या 10 घंटे जहाँ तक उन्हें संभव हो पा रहा है उतना वो यानी अपना आप मान के चलो यानी अपनी कुछ श्रद्धा से दे रहे हैं माता रानी के जो सेवा वो कर रहे हैं। और ये 1 जुलाई से जितने भी भक्तजनों को ये सूचित किया जा रहा है 1 जुलाई से ये जो है मंदिर खुल जाएगा और हमारा भी प्रयास है ये जहाँ तक है इस कार्य को हम जल्दी से जल्दी करें और भक्तजनों को जो है माता के दर्शन हो पाए। मेरा नाम चारू पांडे है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण होने की स्थिति में फाइनल टचअप में चल रहा है और जिससे जब सर्वप्रथम हमने मंदिर के टीले को देखा था तो टीला काफी कमजोर हो गया था। वहाँ के पंडित जी से हमारी निरंतर बात चल रही थी तो पंडित जी ने भी बोला था कि टीला विगत 2-3 सालों से काफी कमजोर हो चुका है, जिससे मिट्टी
बरसातों में हर बरसात में दरक रही थी। जब हमने टीले को देखा तो काफ़ी हद तक टीला अपने पुरातत्व स्थिति से हट गया था, जिससे जब हमने इसमें शॉर्ट किटिंग का काम चालू किया तो हमने इसमें 3 mm की एक वायर मेश जाली इसकी लेइंग करी और उसमें नेलिंग करी। जब हमने उसको 1 फीट अंदर उसकी नेलिंग करी और उसमें हमें लगा कि टीला वास्तव में कमज़ोर हो चुका है। उसके बाद हमने उसको सीमेंट से ग्राउटिंग किया। उसके बाद चारों ओर से, मंदिर के चारों ओर से एक शॉर्ट किट की 100 से 150 mm की थिकनेस की लेयर तैयार करी, जिससे क्या होगा, जो मंदिर की मिट्टी है वो दरकना बंद हो जाएगी और टीले को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। दूसरी ओर हमने इसके मंदिर के टीले की जड़ में जैकेटिंग का कार्य किया है और एक चैनलाइजेशन का कार्य किया है, जिससे क्या होगा, जो बरसात का पानी मंदिर के टीले की जड़ को हिट करता था वो हिट ना करते हुए पानी चैनलाइजेशन की ओर से सीधा चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो टीला है वो बॉटम में स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने एक ये कार्य किया है और दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट का भी 10% कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। अगला जो सेकंड फेज का कार्य चलेगा वो हमारा अक्टूबर-नवंबर से चलेगा, जिसमें राफ्ट का कार्य होना है। तत्पश्चात वो कार्य हमारा 6 महीने तक चलता रहेगा और तत्पश्चात मंदिर का सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण हो जाए। हमारा वर्तमान में जो काम चल रहा है वो 95% ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और अभी हम 2-3 दिन का फाइनल टचअप देने का कार्य हमारा हो रहा है। 3-4 दिन में हम मंदिर को संतोषजनक स्थिति से पंडित जी के हाथों से इसका हैंड ओवर करेंगे और तत्पश्चात 1 जुलाई से पंडित जी अपना विधिवत रूप से पूजा पाठ का 1 जुलाई से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर। कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवानी समेत उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ा। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी हुई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए। आने वाला सीजन मानसून का है, जिसमें रकसिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में रकसिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है। उन्होंने पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पानी वासियों को वंचित रखा गया पूरी गर्मियों में। जो ट्यूबवेल की प्रणाली है, जो स्टेबलाइजर और मोटर है, वो इतने पुराने हो चुके हैं और हल्द्वानी डिवीजन में जो ट्यूबवेल है सब में नए स्टेबलाइजर और सब में नई मोटर लगाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई। सबसे बड़ी समस्या ये, अब जल भराव की भारी समस्या आने का अंदेशा है। आपदाग्रस्त कलसिया नाला और रकसिया नाला, ये जो 2 प्रमुख नाले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पानी आता है, इनका जो हेड है, जहाँ से शुरुआत होती है, डम्मा डूंगा हो गया, काठगोदाम हो गया, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ आपदा की दृष्टि से। सारे कार्य जो हुए हैं, जहाँ पे टेल जहाँ खत्म होती है कालाडूंगी विधानसभा, क्योंकि हल्द्वानी में कांग्रेस का विधायक है, इस वजह से पक्षपात हो रहा है। इसकी आवाज़ हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और मजबूती के साथ इस बारी सरकार को इन विषयों पे घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए, इनके पास विषय ही नहीं है कोई। अब वो 2 बच्चियां, हमारी मासूम बच्चे, मैं नैनीताल पुलिस को धन्यवाद भी देता हूं कि जल्द से खोज के उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन देखिए ना, हरिद्वार जिले में क्या हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता पे आरोप लगा है कि एक बालिका के साथ उसने पहले यौन शोषण करा, फिर मार डाला। तो अब ये लोग, ये जितने हिंदूवादी संगठन जो हल्ला कर रहे थे, मेरा इनसे आग्रह है कि बुद्ध पार्क में बैठकर एक दिन अपनी सरकार के खिलाफ भी हल्ला करें, क्योंकि वो भी हमारी बेटी बच्ची, अंकिता भंडारी जी के लिए भी, जो हमारी बेटी बच्ची है, उसके लिए भी आओ हल्ला करें। ये केवल राजनीतिकरण करना जानते हैं। सर्व समाज के हित की इनको ना दृष्टि है, ना इन पे विजन है, ना सोच है, ना एकता का कोई इनका प्रयास है। चुनाव को लेकर देखिए, देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से बहुत हर्ष और उल्लास हम लोगों में है। विपक्ष केंद्र में मजबूत हो चुका है, उससे नई ऊर्जा के साथ हमारे सम्मानित कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं और सरकार को हर विषय में सड़क से सदन तक घेरने का हम कार्य कर रहे हैं। प्रतिपक्ष वो बने, सबसे खुशी की ये बात है कि नेता सदन होते हैं या नेता प्रतिपक्ष, असीमित समय तक वो बोल सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, स्पीकर तो वही है
जो पहले बने उनको बधाई, ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई, वो हमारे देश के स्पीकर बने। जो आशाएं कल जताई इंडिया गठबंधन के लोगों ने, पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, अन्य जो हमारे सदस्यगण हैं, उन्होंने यही आशा जताई कि जो निलंबन होते थे, जो माइक म्यूट कर दिया जाता था, अब लोकतंत्र की ऐसी खुली हत्या ना हो, ये आग्रह उन्होंने करा है। अब देखिए, जो कौन राहुल कह रहे थे वो तो साथ में ही थे और हाथ मिला रहे थे। अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है इस देश के, और उन पे हम सबको गर्व है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद नगर में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण करते हुए कई धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही इन्हें हटाने की भी कार्रवाई की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि लंबे समय से नगर में स्थित कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाए जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर न लगाए जाने को लेकर पूर्व में ही न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए थे। पुलिस द्वारा पहले भी लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ स्थानों पर आज चलाए गए अभियान के तहत लाउड स्पीकर लगे हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि आज पुलिस टीम द्वारा 6 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे पाए गए। इन लाउड स्पीकर्स को हटाने की कार्रवाई की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में काफ़ी समय से जो समाज सेवी हैं और आपका सोशल मीडिया है, वे अन्य माध्यमों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि धार्मिक स्थलों पर अनऑथराइज रूप से लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। आज अभियान चलाकर थाना रामनगर पुलिस द्वारा लगभग 6 धार्मिक स्थलों के विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। वह इस संबंध में जो है उनके अन्य के विरुद्ध भी अगर गलती पाई जाएगी तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो धार्मिक संस्थान में जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो वहाँ देखते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें और उन्हीं के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनका प्रयोग करें। रामनगर का क्षेत्र लीची के लिए ही नहीं बल्कि आमों के स्वाद के लिए भी देश विदेश में जाना जाता है। इस बार आम का उत्पादन अच्छा हुआ है। आम के बागों में इस साल पिछले साल से अधिक उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष किसानों को आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ था, वहीं इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। वहीं नैनीताल के रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र में इस बार आम के बगीचे फलों से गुलजार हैं। इस मौसम में बगीचों की डालियां फलों से लदलद हैं। वहीं कुछ बगीचों में आम के फलों के बेहतर भाव मिलने की उम्मीद है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मोहम्मद आसिफ जी, इस टाइम तो फसल काफी अच्छी है। इस बार ये फसल इस बार इसलिए अच्छी है क्योंकि इस साल आंधी तूफान नहीं आए और काफी बीमारियां नहीं आई, इस वजह से फसल इस टाइम अच्छी है। मुनाफे की उम्मीद तो जब लगा सकते हैं जब मार्केट में जाएगा भाव मिलेगा। इस बार तो उम्मीद अच्छी है। मेरा नाम जय शुक्ला जी है। मैं आया हूँ यहाँ आम खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ की आम की जो है क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। बहुत स्वादिष्ट आम है यहाँ का, हमारे यहाँ रामनगर का बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। जानी क्षेत्र में आम मिलता भी है, लेकिन तो लखनऊ का मुकाबला यहाँ के आम की करती है। जो लखनऊ इलाहाबाद के आम होते हैं वैसे ही आम यहाँ की भी होती है। आम लगभग रामनगर में 800 हेक्टेयर, ये कोटाबाग में लगभग 538 हेक्टेयर, जिसमें रामनगर और कोटाबाग का बीच का हिस्सा कोई गैरप्राव है, सब इसमें सम्मिलित है। वहाँ लगभग 350 हेक्टेयर आम का क्षेत्रफल आच्छादित है और इसमें लगभग मोटे तौर से लगभग 1,70,000 के आसपास पौधे वृक्ष आम के लगे हैं। तो हमारे किसान भाइयों की वो आशा थी, आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। मेरा मोटा आकलन था कि लगभग 30 से 35,000 मेट्रिक टन आम इस क्षेत्र से जाएगा। रामनगर प्रशासन द्वारा रामनगर व आसपास के क्षेत्रों से निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स पर छापेमार कार्रवाई की गई। बता दें कि छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध उपखनिज के साथ ही अवैध बोरिंग भी मौके पर संचालित मिली। रामनगर के छोई के निर्माणाधीन रिजॉर्ट में
प्रशासन व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने आज छापामारी की। छापामारी से रिजॉर्ट स्वामियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रिजॉर्ट में अवैध उपखनिज का भंडारण मिला तो वहीं बिना अनुमति के बोरिंग भी मिली। अवैध उपखनिज पर 3 रिजॉर्ट संचालकों पर 47 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में धौलछीना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बाड़ेछीना बाजार में एक दुकानदार अपनी दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पाया गया, जिसके कब्जे से कुल 1.5 बोतल देसी शराब बाजपुर मार्का बरामद हुई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में FIR दर्ज की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर क्षेत्र में ग्राम पीरू मदारा इलाके में स्थित गुरुद्वारा में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा गुरुद्वारे के मुख्य गेट में आग लगाकर चोरी करने का प्रयास किया गया। घटना के विरोध में शुक्रवार को भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल का घेराव करते हुए चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हुए नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि इस गुरुद्वारे में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम जी अमन रंधावा। एक चोरी हुई है धारी में गुरुद्वारे में, क्या है चोरी? सर पहले ये घटना है थारी गुरुद्वारे की, और ये रात 2 बजे 3 जो लोग थे, एक बाद में आया बताते हैं बाइक पे लेने उनको, जिसमें से कि एक गांव वालों ने पकड़ लिया है। इन्होंने सबसे पहले सिलेंडर और जो भट्टी होती भट्टी लगा के गुरुद्वारे का मेन गेट जो है उसमें आग लगाई, और वो गेट आधा जल चुका है। उसके बाद गाँव की एक महिला रात को उठी होगी, उन्होंने देखा तो हल्ला करा। इन्होंने कैमरे की तारें पहले ही काट दी थी, तो जब हल्ला हुआ तो ये भागे, तो बाकी लोग तो भाग गए। गाँव वालों ने एक को पकड़ लिया है सुबह, और एक को पकड़ा है और वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया है पकड़ के। एक उसका नाम तो हमें मालूम नहीं है। अब ये गांव वाले सारे आक्रोश में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि पहले तो धर्म का मामला, गुरुद्वारे में 3 बार पहले गोलक टूट चुकी है। जो गोलक होती है गुरुद्वारे की 2-3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है गुरुद्वारे में। तो और ये कारण जो है नशा, थारी में स्मैक, वो इस टाइम हब है थारी। काशीपुर रामनगर से लोग वहाँ स्मैक लेने आते हैं। अब नशे के कारण ही ये काम हुआ है जो गुरुद्वारे में। अब गुरुद्वारा साहब का अगर दरवाजा जल जाता, अंदर इतनी 2-2 इंच की मैट है, मैट आग पकड़ती, उसके बाद आग पकड़ने के बाद दरबार साहब के अंदर ये बात बहुत आगे जा सकती थी। और ये मामला छोटा नहीं है। अगर गुरुद्वारा साहब पे आँच आएगी तो सिख समाज, क्या सारे समाज वहाँ इकट्ठे रहते हैं थारी में। बुक्सा, राय सिख, हिंदू, पंजाबी सब इकट्ठे रहते हैं और सब का धर्म एक माना जाता है। और अगर ये गुरुद्वारा साहब पे आँच आ जाती तो बहुत मामला आगे बढ़ जाता। अब ये बात अगर हमारे अकाल तख्त साहब तक जाती है तो ये अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अकाल तख्त साहब बाद लेके जाएंगे अपने दरबार साहब तक, अमृतसर। चोरी हुई है कुछ? चोरी होती, अगर दरवाज़ा जल जाता तो कैमरे तोड़े गए। पहले चोरी हुई है 2 बार, इस बार मेरा नाम केवल सिंह है। गुरुद्वारे में चोरी हुई थी थारी में, चोरी का प्रयास किया, गांव वालों ने पकड़कर चोर को पुलिस के हवाले भी किया। हाँ, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? पुलिस ने फिलहाल कोई भी कार्रवाई, पुलिस ने इतनी कार्रवाई की है कि उसको समझा बुझा के कह रहे हैं हमने छोड़ दिया। उसे बीमार था वो, पर बीमार नहीं था वो। हमने बोला बीमार नहीं था वो, पर फिर भी बोलने बीमार था। हमारे सामने के बाद उस समय वहीं पे मौजूद थे। वो अच्छा खासा था, अच्छी खासी बातें कर रहा था। वो बाकायदा अपने साथी का नाम बताया उसने, जहाँ से स्मैक थी उसके जेब में, उसने वो दिखाई। उसने कहा मैं इस घर से, मैं इस बंदे नाम बता, इस बंदे से लेके आऊँ। पर यहाँ जब हम आते पता लगता है कि वो चौकी गए। हम चौकी वाले बोल रहे हैं कि हमने थाने भेज दिया, वहाँ थाने में है। हम थाने पहुँचे तो थाने वाले बोल रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, बीमार है वो। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये इससे सीधा ये साबित होता है कि नशे को बढ़ावा ये पुलिस दे रही है। अच्छा, गांव में आपके स्मैक बिक रही है? हाँ, हमारे गांव में स्मैक बिक रही है, लगातार बिक रही है। और ये पुलिस प्रशासन अच्छे से जानता है कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फाटो रेंज में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पर्यटन जोन में जाने वाले रास्ते में जल भराव होने से जंगल सफारी पर जाते हुए पर्यटकों द्वारा जल भराव का वीडियो बनाया गया है, जिसको कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर डालते हुए बताया गया कि फाटू पर्यटन जोन में जल भराव होने से जंगल सफारी पर गए पर्यटक जंगल के अंदर फंस गए, जिसको तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने पूर्णतः भ्रामक बताया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि फाटो में पर्यटक फंस गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फाटो, मालदन और फाटो के बीच का जो रास्ता, गेट से पहले का ये वीडियो है। और उसमें जो टूरिस्ट सुबह पर सवारी करने के लिए गए थे, वो क्योंकि तेज बारिश हो रही थी उस समय, इसलिए पानी आ गया था। वो कई जगह का पानी वहीं से होकर के बहता है, इसलिए वो पानी में ऐसा दिख रहा है कि गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद में जो इस तरह की, वो जैसी बारिश बंद हुई पानी निकल गया, और उसके बाद में सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। दूसरा यह है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह के भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि पर्यटक फंस गए हैं, जो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्कृति कर रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरह का सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार करना ठीक नहीं।
तीसरा ये है कि अब आप आज से हम जब ये देख रहे हैं कि बारिश लगातार है, मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि इस हफ्ते लगातार बारिश हो रही है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने 30 तारीख से हम सोचा था कि 1 तारीख के बाद हम इसको पर्यटन के लिए बंद करेंगे लगभग 2 महीने के लिए, लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए आज शाम से ही जो है इसको बंद किया जाए। अब ये 30 सितंबर को तक बंद रहेगा और उस बीच में हमारे जो भी काम है, रोड का रिपेयर होना है, काफ़ी ख़राब हो गई है रोडें, और जो अन्य काम है काफ़ी, कुछ वाटर होल की रिपेयर करनी है हमको और सारे काम जो करने हैं, कुछ चौकी रिपेयर करनी है, तो वो सब हम इस बीच में कर लेंगे और उसके बाद में 30 सितंबर तक इसको बंद करके 1 अक्टूबर से पुनः। रुद्रपुर के स्टोन ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का वरिष्ठ समाजसेवी सौरभ अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुग एवं प्रधानाचार्य संजीव स्टीफन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। समाजसेवी सौरभ अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, ये एक हमारी मानसिक सोच है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोग डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी उत्तराखंड के द्वारा 3 दिवसीय पैरा बास्केटबॉल प्रतियोगिता, जिसमें ट्रेनिंग कैंप 3 दिन का लगाया गया, जो प्रदेश उत्तराखंड की टीम चुनी जाएगी, जिसमें यहाँ से रुद्रपुर से स्टोन ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में ये कैंप आयोजित किया गया है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें हरीश चौधरी जी, हमारे साथ जोशी जी, सत्यप्रकाश जी और उसके साथ साथ हमारे नेशनल कोच जॉर्ज जी और इस बास्केटबॉल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण गहलोत जी, ये सभी लोग पहुंचे हैं। और स्कूल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ से जो टीम चुनी जाएगी वो आगे नेशनल खेलने के लिए जाएगी। मैं सभी खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग आए, और सभी जितने भी सम्मानित अतिथिगण आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान क्रैकडाउन के तहत थाना बनबसा एसओजी एएनटीएफ द्वारा बनबसा क्षेत्र में 840 ग्राम स्मैक, 2 बाइक सहित 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ड्रग फ्री देवभूमि के तहत जो हमारी एनडीपीएस के खिलाफ, नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जनपद चंपावत की पुलिस की तरफ से जारी है। इसमें कल हमारी एसओजी की टीम तथा एएनटीएफ और थाना बनबसा की टीम, इनके ऑपरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग फार्म के पास नेशनल हाईवे पे बनबसा क्षेत्र में 4 तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन के साथ साथ में 840 ग्राम स्मैक रिकवर हुई, जिसका बाज़ार मूल्य 84 लाख है। और इसमें जो 4 अभियुक्त पकड़े गए, उनका नाम है मुकेश गोस्वामी, शिव ओम, रंजित और अनिल कुमार। ये चारों ही शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये शाहजहाँपुर से पीलीभीत, चंपावत, लोहाघाट तथा जो अन्य पर्वतीय जनपदों के तरफ और नेपाल की तरफ, ये टनकपुर बनबसा क्षेत्र से इनके इस रूट से होते हुए स्मैक को सप्लाई करने जा रहे थे। अभी तक जितने तस्कर पकड़े गए हैं सभी में ये पाया गया है कि प्लेन्स से जो है स्मैक बन के बनबसा टनकपुर मार्ग से वो ऊपर पहाड़ों में तथा नेपाल की तरफ जाती है। तो इसमें ये रूट होने की वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी तस्कर अभी इससे पहले भी पकड़े गए हैं। हमारा नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसमें एसओजी, एएनटीएफ और हमारे सारे थानों की जो टीम है, सारे थाना अध्यक्ष ने इसमें काफ़ी एफर्ट लेके अभी तक कुल 38 मामले हुए हैं इस साल, और उसमें 53 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी टोटल जो हमारी रिकवरी है चरस, स्मैक और बाकी नशीली पदार्थों में, उसमें टोटल रिकवरी हमारी 2 करोड़ 13 लाख की अभी इस साल हुई है। जिसमें चरस हमने लगभग 89 लाख का पकड़ा गया था, और स्मैक जो है वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब की पकड़ी गई है। गांजा भी 9 किलो 555 ग्राम लगभग बाजार मूल्य, जिसका 2,38,000 है, उतना पकड़ा गया है। अफीम और नशीले इंजेक्शंस भी पकड़े गए इससे पहले। तो ये अब तक की हमारी जो 6 महीने की जो कार्रवाई है नशे एनडीपीएस में, वो अब तक लगभग 2 करोड़ 13 लाख की।
इस पे हमारे एफर्ट्स हमेशा वॉर फुटिंग पे रहे हैं। इसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र में हम एसएसबी के साथ मिलके बहुत बार जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। इसके अलावा बाकी जनपदों के साथ मिलके भी, उनके भी एसओजी की जो टीमें हैं उनके साथ भी मिलके हम लोग इसमें काफ़ी एफर्ट्स करते हैं। हमारी एसओजी और एनटीएफ की टीम के काफ़ी मुखबिर होते हैं, जो मुखबिर प्रणाली का उपयोग करके हम लोग इसमें कार्रवाई करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।